ठीक है, तो लेट्स रिवाइज लास्ट क्लास में क्या किया था। तो सबसे पहले दिया था एक सवाल कि एक वायर है जिसका डायमीटर मेजर किया गया किसी एक्सपेरिमेंट में स्क्रू गेज के थ्रू, और उसकी रीडिंग्स फाइंड की गई 2.620, 2.625, 2.630, 2.628 एंड 2.626। तो ये 5 रीडिंग्स ली डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट रीडिंग्स ली एक ही एक्सपेरिमेंट में। तो बताओ मीन वैल्यू बताओ उसकी। तो मीन वैल्यू मतलब सबको ऐड किया और डिवाइडेड बाय 5 रीडिंग, तो 5 से डिवाइड करके निकाल दिया। तो ऐड करके आया कुछ ऐसा 2.626। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में दिए हैं सबको ही डेसिमल पॉइंट के बाद, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए, तो राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, सेकंड बोला कि एब्सोल्यूट एरर बताओ सबके मेजरमेंट में, मतलब कि जो हमारे पास मीन वैल्यू आई है उससे कितनी दूरी पर है, तो मीन वैल्यू माइनस दैट वैल्यू, तो मीन से सब्सट्रैक्ट की सारी वैल्यूज उसके करस्पॉन्डिंग लिख दिया। ठीक है, सबके एब्सोल्यूट एरर्स आ गए। फिर उसने कहा बताओ मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करते हैं हम कि जो चीज़ नेगेटिव आई होती है उसको भी पॉजिटिव ही लेते हैं, है ना। मॉड्यूलस ले लेते हैं मीन एब्सोल्यूट इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स का पॉजिटिव लेकर उनका ऐड करके फिर उसका एवरेज निकालते हैं, तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया उस तरीके से। फिर फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, डेल्टा ए एम बाई मीन, तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, तो वो फ्रैक्शनल एरर आ गया यहाँ से। फिर परसेंटेज एरर क्या है, फ्रैक्शनल एरर को मल्टीप्लाई किया 100 से तो परसेंटेज एरर आ गया, उसकी वैल्यू 0.1 आ गई, 0.1%। वैसे तो 0.114 आई, लेकिन उसे राउंड ऑफ कर दिया 1 डेसिमल पॉइंट तक। तो लास्ट में 6th क्वेश्चन क्या दिया था, 6th क्वेश्चन दिया था कि एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर के टर्म्स में रिजल्ट को एक्सप्रेस करना है। तो रिजल्ट को कैसे लिखें, मीन वैल्यू प्लस परसेंटेज एरर प्लस माइनस, 2.626 प्लस माइनस 0.1%। इसका मतलब 0.1% का एरर है, मतलब प्रेसिजन कितना है, सटीकता है यहाँ पे 99.9% की। तो ये मेजरमेंट बहुत ही ज़्यादा सटीक है ना। मतलब इतना एरर मतलब कि बहुत कम एरर है ये। ठीक है, अभी जो हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं किसी में 10% एरर था, किसी में 13 आ रहा था, तो ये तो 0.1 ही है, मतलब 1 का भी 10वां हिस्सा। ठीक है, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पे आ गए कि जब हमें कई क्वांटिटीज़ को सम करना पड़े या डिफरेंस करना पड़े या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना पड़े या रेज टू द पावर में चढ़ाना पड़ जाए, तब क्या करना है। तो सबसे पहले देखा कि अगर सम या डिफरेंस में लिखी है कोई भी 2 क्वांटिटीज़, तो उनका जो इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर है वो ऐड हो जाएगा। सो वी नीड टू रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल एरर एज अ सम ऑफ इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर्स, है ना। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर 2 क्वांटिटीज़ चाहे उनकी वैल्यूज़ एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो रही हूँ, एरर ऐड ही होगा। द 0.6 और 0.1 यहाँ पे 0.7 है, तो एरर का मतलब है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना है। तो अब ऐसा तो है नहीं 0.1 का एरर है और दूसरा 0.1 का एरर है, तो क्वांटिटीज़ को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो एरर भी सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, एरर तो बढ़ेगा ही। एरर क्या है, एरर मतलब कितनी गलती हो सकती है एक को नापने में। मान लो सपोज़ एक को नापने में 0.1% का एरर है, दूसरे को नापने में भी 0.1% का एरर है, तो दोनों को जब नाप के सब्सट्रैक्ट कर रहे होंगे तो एरर बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, है ना। तो याद रखना कभी एरर नेगेटिव नहीं होता मैक्सिमम पॉसिबल एरर में। फिर कुछ क्वेश्चन कर लिए कि 2 ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम्स दे हुए हैं और सम और डिफरेंस बताओ वॉल्यूम्स के एरर लिमिट के साथ। तो जब सम किया है तो इंडिविजुअल वैल्यूज़ को तो सम किया और एरर्स को ऐड किया। जब डिफरेंस किया है तो इंडिविजुअल वैल्यूज़ का डिफरेंस लिया, लेकिन एरर्स का एडिशन किया। तो देखो एरर्स चाहे सम करो चाहे डिफरेंस करो, दोनों ही केस में सेम है। ठीक है, फिर प्रोडक्ट पे आ गए। प्रोडक्ट में जैसे a इंटू बी लिखा हुआ है, तो हम ये एक्सप्रेशन पूरा डिराइव करके, कैसे डिराइव हुआ उसको भूल जाओ अभी, बस ये याद रखना है कि अगर x इज इक्वल टू ए भी दिया हुआ तो इसके लिए फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला क्या रखेंगे, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। डिवीजन हो तब भी ऐसे ही करना है, डिवीजन आ जाए जैसे y इज इक्वल्स टू ए बाई बी, तब भी डेल्टा y बाई वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। मतलब मोर जनरल केस अगर कुछ ऐसे दिया हुआ है a की पावर n b की पावर m, कहीं भी हो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो फ्रैक्शनल एरर लिखेंगे
वो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू एन डेल्टा ए बाई ए प्लस एम डेल्टा बी बाई बी लिखेंगे। इसको कितने सारे एक्सप्रेशंस में भी लिखा जा सकता है कि मतलब केवल एक आध क्वांटिटी नहीं, बहुत सारी क्वांटिटीज़ की पावर कुछ कुछ चढ़ी हुई है। तो वही जो अभी हम करते हुए आ रहे हैं, है ना। तो चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो कोई फ़र्क नहीं, देखो सब में प्लस ही आ रहा है फ्रैक्शनल एरर, क्योंकि हम इसके मैक्सिमम परमिसिबल एरर की बात कर रहे हैं। एरर को काट नहीं रहे, एरर तो एड ऑन ही होगा, ठीक है। फिर एक सवाल कर लिया था, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिख लिया है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल की पावर हाफ जी की पावर हाफ। तो इससे फ्रैक्शनल एरर का जो कॉन्सेप्ट लिखेंगे उसमें ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो इसकी वजह से कोई फ्रैक्शनल एरर नहीं आएगा। फ्रैक्शनल एरर वेरिएबल जिनको मेजर कर रहे हैं उन्हीं की वजह से आता है। तो लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एरर है, तो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एल बाई एल प्लस हाफ डेल्टा जी बाई जी। और फिर वही कर दिया जो करते हुए आए। फिर एक और सवाल कर लिया कि द मास एंड डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर आर मेजर्ड टू बी 12.4 प्लस माइनस 0.1 kg and 4.6 plus minus 0.6 kg. Calculate the volume of the sphere with the error limit. तो वॉल्यूम निकालनी है इसकी एरर लिमिट के साथ, ठीक है। तो ये हमने अधूरा छोड़ा था, इसको कंप्लीट करते हैं। किसी ने कंप्लीट किया, ये होमवर्क मिला था तो कंप्लीट किया तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो अब देखो। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस एक्सप्रेशन से हम डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा रो बाई रो लिख सकते हैं, ठीक है। वी कैसे कैलकुलेट करें? वी कैलकुलेट करने का ये तरीका है, वी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। गिवन मास इज 4 पॉइंट, मीन वैल्यू ऑफ मास इज 4.6, तो यहाँ आएगा 4.6। अच्छा नहीं, एक मिनट, वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, सॉरी। तो ऊपर ये डेंसिटी लिख डाली, डेंसिटी नीचे आनी चाहिए 4.6 और मास ऊपर आना चाहिए 12.4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर से मैं फटाफट सॉल्व करके बताता हूँ। 12.4 डिवाइडेड बाय 4.6, तो इसकी वैल्यू आई 2.6956, ये आई 2.6956। अब कितने डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा इसको? इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इसमें 2 है नीचे वाले में, ये डिवीजन हो रहा है ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2 है नीचे वाले में और इसमें 3 है, तो 2 में करना पड़ेगा, मतलब कि 2 में। तो दिस कम्स आउट टू बी 2.7। तो मतलब जो हम वॉल्यूम का आंसर लिखेंगे उसमें ये तो हमने निकाल दिया 2.7। अब डेल्टा वी निकालना है, डेल्टा वी निकालने के लिए ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। तो किया डेल्टा वी बाय वी, वी इज़ नाउ 2.7 इज इक्वल्स टू डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या है देखना पड़ेगा, ये दिया हुआ है 0.1, तो 0.1। एम क्या है? एम इज़ 12.4, 12.4 प्लस डेल्टा रो, डेल्टा रो इज़ 0.2, 0.2 एंड डेल्टा रो इज़ 4.6, तो 4.6। तो इसको कैलकुलेट किया, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ये वाली चीज़ इस तरफ आ गई, तो 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 अपॉन 12.4 प्लस 0.2 अपॉन 4.6। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्लियर कैसे करें? नो 0.2 क्लियर, कोई बात नहीं। 0.1 डिवाइडेड बाय 12.4, तो यह है अपने पास 0.008, ये वाली चीज़ है 0.008 प्लस 2.7 तो एज इट इज़ है ही। अब किया 0.2 डिवाइडेड बाय 0.6, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.6, नॉट 0.6 मैन, क्लियर करो सब।
डिवाइडेड बाय 4.6, क्या है अपने पास 0.043, 0.043। अब इसको ऐड ऑन किया 2.7, 0.008, 8 और 3 11, 4 और 1 5 और 0, तो 0.051। तो यह है हमारे पास 2.7 इंटू 0.051। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बस। 2.7 इंटू 0.051, तो ये आया हमारे पास 0.1377, 0.1377। इसको राउंड ऑफ करना है, कितने में राउंड ऑफ करें? 2 में राउंड ऑफ करना है ना, तो कितना हो गया ये हो गया 0.14। ठीक है, तो मतलब ये भी आ गया हमारे पास 0.14। तो फाइनल आंसर इस फॉर्म में लिखेंगे 2.7 प्लस माइनस 0.14। सब कुछ ऐसा यूनिट में था तो वॉल्यूम भी ऐसा यूनिट में आएगी, दैट इज़ मीटर क्यूब। ये आंसर हो गया, नोट कर लो इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जनरल पूरे टॉपिक के कंपाइल्ड क्वेश्चन है, मिसलेनियस। तो राउंड ऑफ 0.07284 2 4 3 and 2 significant digits, 4 3 and 2 significant digits। यानी कि हमें इस नंबर को 4 में राउंड ऑफ करना है, फिर 3 में करना है, फिर 2 में करना है सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। तो आंसर 4 में करेंगे अगर, तो देखो पहले तो काउंट करें ओरिजिनल में कितने हैं। तो ये सिग्निफिकेंट तो है नहीं ये वाला 0, क्योंकि ये 1 से कम है, और पॉइंट के बाद जब नंबर शुरू होता है कोई नॉन ज़ीरो, तब हम काउंट करना शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4, तो 4 में तो ऑलरेडी है ही वो, तो 4 सिग्निफिकेंट में तो आंसर दिया ही रखा है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर राउंड ऑफ करें तो राउंड ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, 0.07284, क्योंकि 4 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वहाँ पे। ये आया समझ में? फिर 3 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 में राउंड ऑफ करने के लिए 1 2 3 यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, मतलब कि ये उड़ाना है। तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो 0.072 तक तो ठीक है। आखिरी वाले को, ये कट ऑफ नंबर है अपना, आखिरी वाले को देखने के लिए अगला नंबर देखेंगे, 4 है और वो 5 से कम है, 4 इज़ लेस देन 5, तो कुल मिला के ये रिटेन हो जाएगा। तो इट विल बी 0.0728। फिर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब कि यहाँ तक 1 और 2। तो अब 2 तक अगर इसको राउंड ऑफ करना है, ये अब अपना कट ऑफ डिजिट हो गया। इसके बाद वाला क्या है? इसके बाद वाला 5 से बड़ा है, तो वो एक बढ़ के 3 हो जाएगा, तो इट विल बी 0.073। तो ये आंसर्स होगा इसके, नोट कर लो इसको। सॉरी। अगला सवाल ऐसे यार, राउंड ऑफ
राउंड ऑफ 231.45 to 4, 3 and two significant figures, two significant digits. ठीक है, तो इसमें भी वही कर दिया. सबसे पहले तो काउंट किया कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5. ठीक है, तो 4 में करना है तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. इसमें करना है तो कहाँ तक रिटेन करना है, 1 2 3 4. तो 231 पॉइंट. अब 4 पे आया डिलेमा, ये हमारा कट ऑफ पॉइंट है. अगला देखा 5 है, 5 के आगे कुछ नहीं है. तो अब इवन रिटेन, इवन लाना पड़ेगा. इवन इज़ द किंग, इवन लाना पड़ेगा यहाँ पे. तो यहाँ पे 4 ही रिटेन रह जाएगा. 5 नहीं ला सकते, नहीं ऑड हो जाता. 3 तो लाएंगे नहीं तो बहुत कम हो जाएगा नंबर से. तो नियरेस्ट इवन 4 ही है, तो ये हो गया. उसके बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. तो 3 में कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, 1 2 3 यहाँ तक. ठीक है, तो 2 3 और ये 1 अपना कट ऑफ है. तो अब 1 के आगे देखा, आगे क्या है 4. तो मतलब 5 से कम है तो 231, ये हो गया. ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. तो 2 तक करना है, 1 और 2. तो 2 को तो 2 ही लिखा रहने दिया. 3 को, ये हमारा कट ऑफ है. अब इस कट ऑफ को अगर करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, अगला नंबर देखना पड़ेगा. 1 है यानी कि 3 रिटेन हो जाएगा. 23 तो आंसर होगा नहीं, 230 आंसर होगा क्योंकि उसके करीब चाहिए 1 को. तो 2 में करना है तो 230 आंसर होगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. Three measurements are 3 measurements are A is equals to 483, B is equals to 73.67 and C is equals to 150. C is equals to 15.67. Then find the value AB by C to correct significant figures. To correct significant figures. एक है 483, एक है 73.67 और एक है 15.67. हमें करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसकी वैल्यू बतानी है. ठीक है, तो क्या बताना है, ए बी बाय सी. ए कितना है, ए है 483 मल्टीप्लाइड बाय बी दैट इज़ 73.67 डिवाइडेड बाय सी दैट इज़ 15.67. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं. इसका मतलब इन आउट ऑफ दीज नंबर्स जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर आना चाहिए. इसके पास कितने हैं, इसके पास हैं 3. इसके पास कितने हैं, इसके पास हैं 4. इसके पास कितने हैं, 4. तो सबसे कम कौन सा है, 3 वाला. मतलब कि जो फाइनल आंसर आएगा उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे. तो पहले तो अपन कैलकुलेटर से ये कैलकुलेट कर लेते हैं. 483 मल्टीप्लाइड बाय 73.67 483 multiplied by 73.67 equal to divided by 15.67. हमारे पास आया 2270.7428. हमारे पास 2270.727472 2270.7472 ये आया. कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए,
कौन आया? हम हो गया। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, 1 2 3। तो 227 कट ऑफ नंबर ये है, आगे का नंबर क्या 0, तो साथ ही रहेगा। ठीक है, तो एक और 0 बढ़ा देंगे, बस ये आंसर हो गया 2270। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ, 3 मेजरमेंट्स आर 3 measurements are A is equals to 25.6, B is equals to 21.1 and C is equals to 2.43. Then find the value of A minus B minus C to correct significant digits. To correct significant digits. ठीक है, तो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर लेंगे हम। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है A माइनस बी माइनस सी। ये तो इसको कैसे करें? पहले A माइनस बी फाइंड कर लेते हैं और फिर मैं उसमें C घटा देंगे। ठीक है, तो पहले A माइनस बी फाइंड किया। A इज़ 25.6, फिर माइनस B इज़ 21.1। 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 0 गया 0। तो ये आया अपने पास 4.5 माइनस सी इज़ 2.43। इसको फिर सॉल्व किया, 4.5 माइनस 2.43, तो 10 में से 3 गया 7, 4 में से 4 गया 0 और 3 में से 2 गया 1। तो यह आया अपने पास 1.07। ठीक है, अब बैठ के सोचते हैं कि क्या करना है। तो जो हमारे पास ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन है A माइनस बी माइनस सी, तो A इज़ 25.6, B इज़ 21.1 एंड C इज़ 22.43। तो डेसिमल पॉइंट के बाद उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने की लीस्ट हैं किसी नंबर में, क्योंकि यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। अगर सब्सट्रैक्शन या एडिशन होता है तो उस सब्सट्रैक्शन या एडिशन का जो रिज़ल्ट आता है उसमें उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ में जिसमें से लीस्ट में है। ठीक है, तो इसमें कितने हैं? 1 डेसिमल पॉइंट के बाद, इसमें कितने हैं? 1, इसमें कितने हैं? 2। तो फाइनल आंसर में कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 आ गए, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो क्या 1 कट ऑफ डिजिट 0 है, 0 के आगे देखा 7 है, दैट इज़ 5 से ज़्यादा, तो 1.1 आंसर। एक बढ़ा देंगे इसको, तो ये आंसर हो गया हमारा। एक मिनट, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। 3 में से जब 2 जाएगा तो ये 3 में से 2 जाएगा, तो एक ही तो बचा। सही तो है, सही है। अरे नहीं, 4 में से 2 जाएगा ना, तो 2 आएगा यहाँ पे, तो ये 2 आएगा, तो करेक्ट आंसर इज़ 2.1। इसको बस करेक्ट कर लो, 2.1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट के बाद वाले के छेड़ना है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। फिर अगला सवाल आ गया हमारे सामने। A thin wire has a length of a thin wire has a length of
21.7 centimeter and radius 0.46 millimeter. Calculate the volume of the wire to correct significant figures. तो थिन वायर है जिसकी लेंथ है, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो फटाफट देख लेते हैं इसको कि थिन वायर है जिसकी लेंथ 21.7 सेंटीमीटर है और रेडियस 0.46 मिलीमीटर है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। तो जैसे ही हमारा ध्यान गया सबसे पहले यूनिट पे कि दोनों की यूनिट अलग अलग दी हुई हैं, तो किसी एक को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ढंग से, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेंथ इज़ 21.7 सेंटीमीटर एंड रेडियस विल बी 0.46 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.046 सेंटीमीटर। किस शेप का होता है वायर? सिलेंडर के शेप का, जिसमें रेडियस दी हुई है r और लेंथ है l। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा पाई r स्क्वायर l। सो पाई की वैल्यू लगभग अपन 3.14 मान लेते हैं, ठीक है। और r की वैल्यू, r स्क्वायर r किधर है? r है ये 0.046 का स्क्वायर। वैसे कायदे से पाई की वैल्यू में तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ना, तो 22/7 लिख लेते हैं। तो उसकी वजह से तो बाउंडेशन आएगा नहीं, बाउंडेशन तो लिमिटेड सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसकी वजह से ही आएगा कि मिनिमम लिखने पड़ते हैं। तो पाई को चाहे 22/7 लिखो या 3.14 लिखो, उसकी वजह से बाउंडेशन नहीं आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, ठीक है। पाई r स्क्वायर l क्या बचा? 21.7। द फाइनल आंसर विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो मेरे पास लिखा हुआ है इसका कैलकुलेशन, इट कम्स आउट टू बी 0.1443 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इस वाले में ये पाई है, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। तो मिनिमम 2 में है, तो फाइनल आंसर में भी 2 आने चाहिए, मतलब 1 और 2, तो मतलब कि यहाँ तक राउंड ऑफ करना है इसको। तो राउंड ऑफ किया तो 0.14 ये कट ऑफ पॉइंट है। अगला नंबर देखा 4, दैट इज़ लेस देन 5, तो 4 विल बी रिटेन एंड दिस विल बी द आंसर। तो 0.14 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। एक और सवाल कर लेते हैं। द रेडियस of a sphere is measured to be 1.2 plus minus 0.2 centimeter. Then calculate its volume with error limits. ठीक है, तो ठीक है, रेडियस दी हुई है, उसका रिलेटिव एरर दिया हुआ है, मतलब इस फॉर्म में दी हुई है रेडियस r प्लस माइनस डेल्टा r। दिस इज रेडियस। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब, स्फीयर की वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना है कुछ इस फॉर्म में, v प्लस माइनस डेल्टा v। तो v तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, तो पाई है, r क्यूब में भी इसका क्यूब रखेंगे, तो 1.2 का क्यूब। तो ये हमारे सामने आ गए सॉल्व करके, 4/3 इंटू 3.14 इंटू 7.2 नहीं, इंटू 7.2 नहीं, इंटू 1.2 का क्यूब,
1.2 का क्यूब। तो इसको सॉल्व करके मैं बता देता हूँ, क्योंकि लिखा हुआ है मेरे पास 7.2 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये वाली चीज़ तो आ गई, तो 7.2। अब प्लस माइनस डेल्टा वी भी निकालना है। तो डेल्टा वी निकालने के लिए हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। क्या है एक्सप्रेशन? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ गिवन बाय 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से फ्रैक्शनल एरर वाला फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू 4 तो कांस्टेंट है, 3 तो कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है, तो इनका कोई फ्रैक्शनल एरर नहीं आएगा। किसका फ्रैक्शनल एरर आएगा? केवल आर का। तो 3 डेल्टा आर बाय आर। अब डेल्टा आर दिया है सवाल में, डेल्टा आर इज़ 0.2 एंड आर इज़ 1.2। तो दिस इज़ 3 इंटू 0.2 अपॉन 1.2। तो कुल मिला के हमारे पास क्या इक्वेशन बनी? डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0.2 इज़ 0.6 अपॉन 1.2। तो यहाँ से डेल्टा वी क्या आएगा? डेल्टा वी आएगा v इंटू 0.6 अपॉन 1.2। v कितना है? 7.2। तो 7.2 इंटू 0.6 अपॉन 1.2, 1 और ये 2, 3, 7.2 का आधा इस 3.6। तो डेल्टा वी आ गया फाइनली अपने पास 3.6। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7.2 प्लस माइनस 3.6 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आवर आंसर। नोट कर लो इसको। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, सवाल हमारे सामने। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए इस क्लास में, 6 क्वेश्चंस, वो मोर और लेस तुम्हें एंटिसिपेट बन गए, तुम्हें तरीका पता है, सब बन गए। अब एक नई चीज़ सीखते हैं। अच्छा, दुनिया का हर रिलेशन इस फॉर्म का नहीं होगा कि जैसे हर रिलेशन ए की पावर बी, मतलब ए की पावर कुछ अल्फ़ा, बी की पावर गामा, सी की पावर डेल्टा, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। केवल प्रोडक्ट के फॉर्म में हो जाए ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। जैसे फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, उसका फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्विवेलेंट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अब ये वाला एक्सप्रेशन एंटायरली मल्टीप्लिकेशन में तो है नहीं, है ना। आराम से अच्छे से लिखता हूँ। आर इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो देखो R1, केवल R1 की पावर समथिंग अल्फ़ा और R2 की पावर बीटा, इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर R1 की पावर 1 है और नीचे R1 की पावर 1 है, और सम के प्लस एडिशन भी है कुछ वहाँ पे। ये बात समझ में आ रही है? मतलब कि सोलली अगर इसको अच्छे से रीअरेंज करें कि अलग अलग टर्म्स में लिखें, तो 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे। तो अब इसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म। ये बात समझ में आ रही है? इस स्ट्रक्चर में नहीं बांध सकते इसको। तो यहाँ पे एरर्स को कैसे कैलकुलेट करें? तो हम थोड़े से बाउंड हो जाते हैं जो तरीका हमने सीखा। जैसे यहाँ पे नहीं लिख सकते हम कि डेल्टा R1/R इज इक्वल्स प्लस डेल्टा R2/R इज इक्वल्स टू डेल्टा R इक्वलेंट बाय R इक्वलेंट। ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इस स्ट्रक्चर में फिट नहीं हो रहा है ये फॉर्मूला। तो अब क्या करें? तो कोई बात नहीं, कैलकुलस का यूज़ करते हैं, डिफ्रेंसीशन का यूज़ करते हैं, कुछ अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करेंगे वहाँ पे। तो फॉर सच, मतलब एक नोट करके लिखो,
this formula cannot be structured in, क्या लिखा जाए, in expression of products raised to some power. मतलब भावनाओं को समझ के ना, इसमें नहीं एक्सप्रेस कर सकते इसको, ठीक है. सो फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस, फॉर सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस, we need to use differentiation. To calculate the expression for fractional error, ठीक है. तो करते हैं. तो क्या करना है, तो सोचो. इसमें मैं पहले स्टेप लिख रहा हूँ, फिर बाद में मैं खुद ही समझ में आएगा. तो 1/r इक्वलेंट को r से रिप्रेजेंट कर देते हैं. 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2. इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो. डिफरेंशिएट. अब ये जो पूरी इक्वेशन है, इसमें r भी वेरिएबल है, r1 भी वेरिएबल है, r2 भी वेरिएबल है. तो किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करें? तो बोले ठीक है, कोई चौथा वेरिएबल मान लो, उसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करें. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा आगे चल के, अभी देखते हैं. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो पहले का डिफरेंशिएशन क्या बना, -1/r² dr/dx, ठीक है. दूसरे का डिफरेंशिएशन बना -1/r1² dr1/dx. तीसरे का डिफरेंशिएशन बना -1/r2² dr2/dx. ठीक है. ये क्या यूज़ किया मैंने यहाँ पे, ये 1/r के फॉर्म में लिखा हुआ है. तो 1/r इज़ नथिंग बट r⁻⁻1. इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ r⁻⁻1, तो -1 इधर आ जाएगा, r क्या होगा, -1, ठीक है. और एक dr/dx भी आएगा, क्योंकि ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है. तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा -1/r² dr/dx. और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी. सिमिलरली इसके लिए भी यही बनेगा, और तीसरे वाले के लिए भी यही बनेगा. अब एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं. यूज़ अप्रॉक्सीमेशन. क्या अप्रॉक्सीमेशन है कि dr इज़ इक्वलेंट टू डेल्टा r. dr बहुत छोटा सा चेंज होता है r में, है ना, तो वो डेल्टा r के बराबर मान लिया. dr1 सिमिलरली डेल्टा r1 के बराबर, और dr2 सिमिलरली डेल्टा r2 के बराबर. और जो dx है उसको मान लिया लगभग डेल्टा x के बराबर, ठीक है. तो ये एक्सप्रेशन क्या बना अब फाइनली, माइनस 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 कैंसिल हो गया तीनों जगह से. तो ऊपर क्या बचा, dr की जगह क्या लिख देना है, डेल्टा r² तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, और डेल्टा x, ठीक है. दूसरा माइनस जा चुका है ना, माइनस को कट कर दिया ऐसे. इधर पूरे लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कॉमन लिया, राइट हैंड साइड से माइनस कॉमन लिया और कट कर दिया, ठीक है. अब यहाँ पे डेल्टा r1 dr1 को रिप्लेस किया डेल्टा r1 से, अपॉन r1² डेल्टा dx को रिप्लेस किया डेल्टा x से, प्लस यहाँ पे डेल्टा r2 अपॉन r2² डेल्टा x. अब डेल्टा x यहाँ से भी कॉमन आ गया तीनों में से, तो डेल्टा x को भी निपटा दिया. तो फाइनल जो हमारे पास रिलेटिव एरर का एक्सप्रेशन बना वो कुछ ऐसा बना.
डेल्टा आर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा आर वन बाय आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू बाय आर टू स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे। ये फाइनल एक्सप्रेशन बना हमारा, जो कि जो ऊपर बनाए हुए एक्सप्रेशन से अलग है। तो इसको अच्छे से तबीयत से नोट करो सारी, स्टेप बाय स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका सिंक्रोनाइजेशन इतना अच्छा भी इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि हमें कैलकुलस नहीं आती है। वंस डिफरेंशिएशन में हमारा कमांड बन जाएगा और इसको जब देखेंगे तो ये बहुत ईजीएस्ट थिंग महसूस होगी लाइफ में। इसको अभी अच्छे से नोट करो और ये कॉन्शियसनेस के साथ है कि ये आगे पढ़ना है हमें। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो जेई जब होगा तुम्हारा 2022 में, तो तुम्हारे सामने इस टाइप के सवाल आएंगे जिसमें कैलकुलस का इस्तेमाल हो रहा होगा। तो इजी भी है, और बस अभी क्या इनर्शिया है, बस समझ नहीं पा रहे हैं अपन क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है इसको पहले कभी। लेकिन एक बार कैलकुलस सीख जाओगे तो बहुत इजीली बनेगा ये। ठीक है, तो इसके बेसिस पे एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं। सर एक सेकंड, थोड़ा सा हाँ, आराम से नोट कर लो, फिर बताओ मुझे नोट हो जाए तो। हो गया सर। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड, तो उस पर गौर करना। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of two resistances of two resistors R1 and R2 in parallel, where R1 is 6 plus minus 0.2 ohm and R2 is 3 plus minus 0.1 ohm। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसका आंसर कुछ इस फॉर्म में होगा, सम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लस माइनस सम रिलेटिव एरर। तो R प्लस माइनस डेल्टा आर। आर की वैल्यू तो अपन R1 और R2 से निकाल देंगे। सो R इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 इज 6, R2 इज 3, R1 इज 6 प्लस 3। तो 6 3 ज़ा 18 अपॉन 6 प्लस 3 9। ये 2 ओम आ गया। ये वाली वैल्यू तो आ चुकी है अपने पास। 2 ओम, तो ये आ गया। अब क्या बस मीन वैल्यू आ गई, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कुछ। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एक्सप्रेशन वाइज। सो कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करें? ये वाला इक्वलेंट वाला 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो वैसे तो हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन जस्ट अच्छी प्रैक्टिस के लिए हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स कुछ अननोन वेरिएबल मान लिया जो कि निपट जाएगा, हमें पता है इस वजह से। सो -1/r² dr/dx इज इक्वल्स टू -1 बाय, क्या हुआ,
मेरा कनेक्शन कट हो गया था क्या? यस सर, आवाज और वीडियो तो नहीं चल रहा था सर, मैंने भी दोबारा लॉगिन किया। अच्छा, कहाँ पे था लास्ट में? सर बस टाइप किया था वहाँ पे 6 × 3/6 + 3। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है अब? हाँ सर देखिए। ठीक है, तो देखो क्या नोट करो। अच्छा, फिर से मिटा के लिखता हूँ मैं सब। आर क्या है यहाँ पे? R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो 6 × 3 18, 6 + 9 9, तो 2 ओम। तो ये वाली वैल्यू तो मिल गई हमें। ये वाली वैल्यू क्या है? 2 प्लस माइनस अब डेल्टा आर निकालना है, तो ये बची है। इसको निकालने के लिए हमें फ्रैक्शनल एरर निकालना पड़ेगा। तो फ्रैक्शनल एरर के लिए हमें मेन एक्सप्रेशन चाहिए। मेन एक्सप्रेशन इज़ 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये तो अब फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करने के लिए वो तो कुछ लगा नहीं सकते कि a की पावर b, वो सारा वाला फार्मूला, तो कोई बात नहीं। डिफरेंशिएट किया इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सम अननोन कांस्टेंट x। तो इसका डिफरेंशिएशन बना -1/r² dr/dx इज इक्वल्स टू -1/r1 dr1/dx प्लस -1/r2 dr2/dx। ये कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन माना। क्या अप्रॉक्सीमेशन माना? डी आर को रिप्लेस किया डेल्टा आर से, डी आर वन को रिप्लेस किया डेल्टा आर वन से, और डी आर टू को रिप्लेस किया डेल्टा आर टू से, एंड डी एक्स इज़ रिप्लेस बाय डेल्टा एक्स। तो डी एक्स बाई डी एक्स डी एक्स तो कॉमन आगे कट गया, माइनस 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 भी कट गया। सो फाइनल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बना, डेल्टा आर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा आर वन बाय आर वन प्लस डेल्टा आर टू बाय आर टू। अब इस एक्सप्रेशन में हमें क्या चाहिए? हमें डेल्टा एर आर चाहिए, ठीक है। क्या क्या पता है? आर पता है, हाँ भाई वो निकल गया, 2 है जो, ठीक है। डेल्टा आर वन पता है, रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर इन आर वन पता है, आर वन पता है, हाँ पता है। डेल्टा आर टू पता है, हाँ पता है। आर टू पता है, ये भी पता है। फिर डेल्टा आर निकल आएगा, तो इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़। डेल्टा आर निकालना है, आर टू हमें पता है 2 का स्क्वायर, मतलब सॉरी आर पता है 2। डेल्टा आर वन, डेल्टा आर वन पहले में कितना एरर है, दैट इज़ 0.2, तो यह हमारे पास 0.2। आर वन कितना है? आर वन है 6, तो 6। अच्छा एक गड़बड़ कर दी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इन सब का स्क्वायर आएगा, है ना। तो 6 का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू यानी कि 0.1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। तो डेल्टा आर आ गया यहाँ से, डेल्टा आर इधर गया ये, तो 4 मल्टीप्लाई हुआ 4, 0.6 0.2 बाय 6 का स्क्वायर इज़ 36, 0.1 3 का स्क्वायर इज़ 9, तो 4, ये हुआ 1/18, तो 0.1/18 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 0.2/18, ठीक है। तो ये क्या बना, 4 इंटू 0.1 प्लस 0.2 इज़ 0.3/18, ठीक है। तो ये ऊपर हुआ 4 3 12 यानी कि
यहीं से देख लो इसको, ये 0.1 और ये 6, 3 से कटा तो 0.1/6, ये 2, ये 3, तो 0.2/3, तो फाइनली दिस कम्स आउट टू बी 0.2/3, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.067, तो 0.067 हो गई इसकी वैल्यू। कहाँ तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा? 2 डेसिमल पॉइंट तक कर देते हैं, वैसे ऐसा कुछ बोला नहीं है तो इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 डेसिमल पॉइंट तक कर सकते हैं, तो 0.07, तो 0.07 का इसमें एब्सोल्यूट एरर आ गया, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा 0.07, तो फाइनल आंसर वुड बी R equivalent is 2 ± 0.07 ओम। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, अब ये चैप्टर हमने थ्योरेटिक बहुत प्रैक्टिस तो कर ही लिया है, इसकी हमें एनसीईआरटी भी पढ़नी है, तो हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे इसकी, है ना, ऑनलाइन ऐसे लाइव बैठ के, और सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि मैं तुम्हें एक इंसाइट दे सकूँ कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। तो नेक्स्ट क्लास से हम एनसीईआरटी रीड करेंगे इस चैप्टर की, और तुम्हारे जो भी डाउट्स हों वो भी लेके आना। उसके बाद फिर इसका टेस्ट आने वाला है, तो इसकी तैयारी शुरू कर दो और सारे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। 3 बजे मिलते हैं फिर अपन मैथ्स की क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। बाय सर।